कहानी की शुरुआत होती है जापान की एक आइलैंड पर बने कोयले की खान को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे कोरियन मजदूरों से बिल्कुल जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा था। और तभी एक बच्चा पत्थर के नीचे दबने से मारा जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर सारे लोग काफी दुखी हो जाते हैं। उस बच्चे की डेड बॉडी को उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। अब यहीं पर हम एक कोरियन आदमी को देखते हैं, जिसे सारे कोरियन अपना लीडर कहते थे। यहाँ वो लीडर इन बच्चों से कहता है कि तुम तीनों को आज रात यहाँ से किसी तरह निकल कर कोरिया जाना होगा, ताकि वहाँ जाकर तुम सभी को ये बता सको कि हमारे साथ यहाँ पर कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। तो इसी वजह से लीडर का एक आदमी उन तीनों बच्चों को गाइड करता है, जिसके बाद वो तीनों बच्चे इस आइलैंड से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक बच्चा पकड़ा जाता है, जिसे देखते ही देखते गार्ड शॉट करके मार देता है, जबकि बाकी दो बच्चे समंदर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो दोनों भी बच नहीं पाते, उनको भी एक शिप के जरिए पकड़ लिया जाता है। इसके फौरन बाद हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रॉक बैंड बजाने वाला ली अपनी बेटी और बाकी बैंड मेंबर्स के साथ एक पार्टी में बैंड बजा रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद ली अपने एक दोस्त जो कि एक डिटेक्टिव होता है उससे मिलता है, क्योंकि ली ने अपने पूरे बैंड ग्रुप के साथ जापान जाना है और इसीलिए ली अपने दोस्त को कुछ पैसे भी देता है, जिस पर उसका दोस्त उसे वहाँ भेजने के लिए मान भी जाता है। फिर इसके बाद ली को उसकी बेटी और बैंड ग्रुप के साथ वो डिटेक्टिव एक शिप में बिठा देता है, जहाँ उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं। इसके बाद शिप एक जगह पर आकर रुक जाती है। तब ली को वहाँ पर अपने दोस्त की बहुत सारे लेटर्स जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ली के दोस्त ने उसको धोखा दिया है और उसे एक गलत जगह पर भेज दिया है। और ली के अलावा उसने और भी बहुत सारे लोगों के साथ धोखा किया है। और वहाँ मौजूद सारे ऑफिसर्स लोगों को ट्रेन में भरकर उसी आइलैंड पर ले जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस आइलैंड पर पहुँचते हैं तो सारे सोल्जर्स, सारे ऑफिसर्स उन सभी लोगों को मारने पीटने लगते हैं। तो वो सारे लोग उनसे काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें मत मारो, लेकिन वो तो उनकी एक नहीं सुनती। औरतों को और उनके बच्चों को उनकी फैमिली से अलग करके दूसरी बोट में बिठाकर उन्हें यहाँ से ले जाते हैं। और अब ये देखकर सारे मेल काफी दुखी हो जाते हैं। अब सारे आदमियों को एक जगह पर ले जाकर उनका सारा सामान उनसे ले लिया जाता है। माइन कंपनी का जूनियर मैनेजर वहाँ पर आकर ली से कहता है कि चलो जापान का गीत बजाओ। इसीलिए उसके कहने पर सभी लोग उस गीत को बजाने लगते हैं। और तब इतनी देर में वहाँ पर सीनियर मैनेजर भी आ जाता है, जो सभी कोरिया से आए हुए लोगों से कहता है कि हम यहाँ पर आपका वेलकम करते हैं और अब से आप हमारे लिए ही काम करेंगे। अब यहाँ पर सारे लोगों को उनकी अकाउंट स्लिप दी जाती है, जिसमें उन लोगों की इस आइलैंड पर आने का खर्चा, यहाँ पर रहने का खर्चा और साथ ही इस तरह के बहुत सारे खर्चों की कीमतें लिखी गई होती है, जिनके पैसे कंपनी सारे मजदूरों की मजदूरी से काटेगी। इतने पैसे लेने के बावजूद भी उन्हें गंदा सा कीड़ों वाला खाना ही दिया जाता है, जिसके बाद सभी लोगों को माइन के अंदर भेज दिया जाता है काम करने के लिए, जहाँ काम करने के बाद सारे लोग नहाने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ तो सुपरवाइजर जो कि होता तो एक कोरियन है, लेकिन वो एक लड़के को मार रहा होता है। तब ये देखकर कोरियन में से एक गैंगस्टर जिसका नाम जॉय होता है वो उस सुपरवाइजर से लड़ने लगता है। और तब इतनी देर में माइन कंपनी का जूनियर मैनेजर वहाँ पर आ जाता है। तब यहाँ पर वो कोरियन गैंगस्टर यानी कि जॉय जूनियर मैनेजर से कहता है कि मैं सुपरवाइजर से लड़ूंगा और अगर मैं हार गया तो तुम सबका गुलाम बनकर रहूंगा, और अगर मैं जीत गया तो सभी मजदूरों का लीडर बनकर रहूंगा। जिस पर वो जूनियर मान जाता है, जिसके बाद जॉय उस सुपरवाइजर से लड़ने लगता है, जहाँ वो उसे इतना मारता है कि उसे अधमरा कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर सीनियर लीडर आकर कहता है कि ये जापानी हम सब कोरियन को आपस में लड़वाना चाहता है, इसीलिए प्लीज आपस में मत लड़ो। लेकिन शर्त के मुताबिक अब जॉय सभी मजदूरों का लीडर बन जाता है। उधर सीनियर मैनेजर बहुत सारी औरतों और बाकी ऑफिसर्स के साथ खाना खा रहा होता है, जहाँ पर ली की बेटी भी होती है। और तभी सीनियर मैनेजर अपने ऑफिसर को अपना पसंदीदा गाना बजाने के लिए कहता है। तब ये सुनकर ली की बेटी कहती है कि इस गाने को तो मैंने गाया है और जो इसका म्यूजिक है वो मेरे फादर ने दिया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज सीनियर मैनेजर को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो इसीलिए एक कोरियन लड़की सीनियर मैनेजर को समझाने के लिए ली की बेटी की बात को ट्रांसलेट करती है, जिसे सुनकर और सीनियर को काफी अच्छा लगता है। इसीलिए अब ली को उसके पूरे बैंड ग्रुप के साथ
सीनियर के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर ली अपनी बेटी को देखकर काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कोरियन आर्मी बेस पर उस ऑफिसर को उस माइन के लीडर की तस्वीर देकर कहते हैं कि तुम्हें किसी तरह करके इसको उस आइलैंड से बाहर निकालना है, क्योंकि वो एक इकलौता इंसान है जो कि वहाँ के कोरियंस का लीडर है। और तब इस बात पर ये आर्मी ऑफिसर मान जाता है, इसीलिए अब वह खुद भी एक मजदूर बनकर उस आइलैंड के लिए निकल जाता है। उधर सीनियर मैनेजर एक पार्टी रखता है जिसमें माइन कंपनी के बाकी मेंबर्स भी आए होते हैं, और इस पार्टी में ली अपने सभी साथियों के साथ बैंड बजाकर सभी को काफी एंजॉय करवाता है। उधर गैंगस्टर जोय और बाकी मजदूर दूसरे कान में काम कर रहे होते हैं, यानी कि माइन नंबर 2 में। लेकिन तभी वहाँ पर एक हादसा हो जाता है, जहाँ कोयले से भरी एक ट्रॉली नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसकी लपेट में आकर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इस वजह से वहाँ पर आग भी लगना शुरू हो जाती है। ये जानने के बाद वो सीनियर मैनेजर अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से माइन नंबर 2 को बंद कर दो, क्योंकि वैसे भी वहाँ से ज्यादा कोयला नहीं निकलता और साथ ही वहाँ पर कोरियन मजदूर हैं, तो इसीलिए अगर वो मर भी गए तो इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए उसके साथी ऐसा ही करते हैं और माइन नंबर 2 को बंद कर देते हैं। और ये देखकर अंदर फंसे हुए मजदूर काफी घबरा जाते हैं, काफी डर जाते हैं। लेकिन जब उस सीनियर को ये बात पता चलती है कि कोरियंस का लीडर भी उस माइन के अंदर है, तो वो ये ऑर्डर करता है कि कैसे भी करके उसको वहाँ से बाहर निकालो, वरना सारे मजदूर हड़ताल पर उतर आएंगे। इसीलिए अब जापानी मजदूर माइन नंबर 2 को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब ही रहते हैं। उधर माइन के अंदर सभी एक डायनामाइट को ब्लास्ट करके उस माइन को खोलकर वहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ वो जख्मी कोरियन लीडर सभी मजदूरों के पास आता है, जिसे देखकर सारे मजदूर काफी खुश हो जाते हैं। और इन्हीं में वो आर्मी ऑफिसर भी शामिल था, जिसको कि इस लीडर को यहाँ से निकालने के लिए भेजा गया था। जहाँ बाद में वो आर्मी ऑफिसर लीडर के पास आकर उसे कहता है कि मुझे आर्मी ने यहाँ पर भेजा है तुम्हें वापिस ले जाने के लिए, लेकिन इसके लिए मुझे टेलीग्राफ की जरूरत होगी ताकि मैं आर्मी से राब्ता करके यहाँ पर जहाज मंगवा सकूं। तब ये सुनकर वो लीडर कहता है कि ठीक है, जल्द से जल्द मैं टेलीग्राफ का बंदोबस्त करवा देता हूँ। इसीलिए अब वो आर्मी ऑफिसर ली के पास आकर उसे कहता है कि मुझे ऑफिसर के रूम की चाबी चाहिए, क्योंकि उस ऑफिसर के रूम में टेलीग्राफ है। लेकिन ली यहाँ पर उससे पूछता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो चाबी चाहिए क्यों, और तुम उस टेलीग्राफ को हासिल करना क्यों चाहते हो। तब ये सुनकर वो आर्मी ऑफिसर कहता है क्योंकि असल में मैं उस लीडर को यहाँ से ले जाने आया हूँ और मैं आर्मी का एक ऑफिसर हूँ। तब ये सुनकर ली कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही वो चाबी दूंगा कि अगर तुम मुझे और मेरी बेटी को भी इस आइलैंड से ले जाओगे। और तब ये सुनकर वो आर्मी ऑफिसर भी मान जाता है। इसके बाद ली चुपके से ऑफिसर की चाबियों की गुच्छी से केबिन की चाबी को गर्म करके उसका प्रिंट एक फिल्म रील पर ले लेता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त को उस प्रिंट को देकर चाबी बनवाता है। चाबी बनवाने के बाद वो उसे आर्मी ऑफिसर को दे देता है, जिसकी मदद से आर्मी ऑफिसर उस केबिन में आ जाता है, जहाँ वो आर्मी से कांटेक्ट करके यहाँ पर शिप मंगवा लेता है। अब यहीं पर उस आर्मी ऑफिसर को कोरियन अकाउंट रिकॉर्ड भी मिलता है। लेकिन तभी हम दिखते हैं कि आइलैंड के ऊपर से बहुत सारे दुश्मनों के बॉम्बर प्लेन गुजरते हैं, इसीलिए सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर लाइट्स ऑफ कर देते हैं। जहाँ इस मौके का फायदा उठाकर वो आर्मी ऑफिसर उस लीडर को एक जगह पर लेकर आता है, जहाँ वो उस पर गन पॉइंट करके उसे कहता है कि मुझे उस केबिन में कोरियन अकाउंट रिकॉर्ड मिला है, जिसके मुताबिक इस आइलैंड पर जो भी मजदूर काम करते हैं या फिर मर जाते हैं, तुम उनका मुआवजा और उनकी सारी चीजें लोगों को नहीं देते, बल्कि आधी वो सीनियर मैनेजर की और आधी तुम्हारे अकाउंट में जाती है, क्योंकि उन सारे पेपर्स पर तुम्हारी साइन भी है। ये सुनकर वो लीडर कहता है लेकिन मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो सीनियर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और तब इतनी ही देर में ली भी अपने बेटे के साथ यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब पूरे आइलैंड पर ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसमें वो सीनियर भी जल जाता है। जी हाँ, बाद में सारे जापानी बंकर में जाकर सभी कोरियंस को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इसका फायदा उठाकर वो लीडर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तब उसे यहाँ पर बचाने के लिए उसका अपना खास आदमी आ जाता है। यहाँ वो लीडर अपने उस खास आदमी से सवाल करता है कि क्या तुमने उस अकाउंट रिकॉर्ड को देखा, जिसपे उसका खास आदमी हाँ में जवाब देता है कि हाँ मैंने देखा। तो इसलिए वो लीडर उसे यहीं पर ही शूट करके मार देता है। और अब ये चीज ली और उसकी बेटी भी चुप कर देख लेती है। अब माइन कंपनी का सीनियर ऑफिसर जूनियर को कॉल करके कहता है कि हिटलर मारा गया और जिसने भी नाजी की मदद की उसको क्रिमिनल मानकर उस पर हमला किया जा रहा है, और अमेरिका ने हिरोशिमा पर काफी खतरनाक बॉम्ब गिरा दिया है, जिसकी वजह से
पूरा हिरोशिमा बर्बाद हो गया है। अब ये सुनकर जूनियर मैनेजर अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि हमारा सीनियर मैनेजर जख्मी है क्योंकि वो जल चुका है बॉम्ब ब्लास्ट में, इसीलिए अब हमें मदद चाहिए। ये सुनकर वो सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने उस सीनियर मैनेजर को मार दो और खुद तुम सीनियर बन जाओ। इसीलिए अब वो जूनियर मैनेजर ऐसे करता है, यानी कि वो सीनियर मैनेजर को मार देता है। अगले दिन सारे जापानीज कोरियंस को भगाने के लिए धरना दे रहे होते हैं क्योंकि एक कोरियन ने जापानी बच्ची के साथ मिसबिहेव करके बाद में उसे मार दिया। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि उस बच्ची के साथ जबरदस्ती मिसबिहेव सुपरवाइजर ने किया था और अब अपने आप को बचाने के लिए वो सुपरवाइजर सारा इल्जाम उस गैंगस्टर यानी कि चोय पर लगा देता है। तब ये देखकर जूनियर मैनेजर सभी से कहता है कि मैं अब सभी जापानीज से वादा करता हूँ कि इसकी सजा कोरियंस को जरूर मिलेगी। इसीलिए जापानीज लोग चोय को पकड़कर ले जाते हैं। अब जूनियर मैनेजर लीडर से कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ से जाने का बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन बदले में वो आधा पैसा जो कि तुमने मजदूरों से कमाया है वो पैसे तुम्हें मुझे देने होंगे। साथ ही तुम्हें यहाँ से जाकर अमेरिकन से कहना होगा कि हम कोरियंस की काफी अच्छी से देखभाल करते हैं, उनका काफी ख्याल करते हैं, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि हमारा कोरियंस के साथ इतना बुरा सलूक है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा बुरा हाल कर देंगे। और रही बात यहाँ के कोरियंस की, मैं तो उन्हें माइन के अंदर ही दफन कर दूंगा। और तब ये सुनकर लीडर मान जाता है, लेकिन ये बात वो आर्मी ऑफिसर और ली की बेटी चुप कर सुन लेते हैं। इसके बाद लीडर सभी कोरियन से कहता है कि उन जापानीज ने चोय को गलत फंसाया है, साथ ही वो हमारे साथ भी काफी बुरा सलूक करते हैं, इसीलिए मैंने इस सिलसिले में सीनियर से बात की है और उसने हमारी बात सुन भी ली। इसीलिए अब से हमें अच्छा खाना और ज्यादा मजदूरी मिलेगी, लेकिन हाँ इसी खुशी में सभी को माइन में आना है क्योंकि वहाँ पर सेलिब्रेशन का एक इवेंट होने वाला है। ये सुनकर सभी लोग एकदम से काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी आर्मी ऑफिसर सभी से कहता है कि ये लीडर जो भी कह रहा है ये झूठ कह रहा है, क्योंकि असल में इसने आप लोगों के साथ धोखा किया है। ये असल में सीनियर और जूनियर के साथ मिलकर आप लोगों को मिलने वाले सारे पैसे सारे मुआवजे खा लेता है। तब ये सुनकर वो लीडर सभी से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है क्योंकि ये असल में अमेरिका का जासूस है, इसीलिए तुम इसकी बातों में मत आओ। और तब यहाँ पर ली उन सभी को अकाउंट रिपोर्ट दिखाता है और तब ली की बेटी भी यहाँ पर सभी को कहती है कि हाँ वो आर्मी ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसने तो मेरे ही सामने अपने वफादार साथी को मार दिया। और अब ये सुनकर सारे लोग उस लीडर के खिलाफ हो जाते हैं, इसीलिए आर्मी ऑफिसर भी उसे यहीं पर ही मार देता है, जिसके बाद अब ये लोग चोय को भी आजाद कर देते हैं। उधर आर्मी ऑफिसर सबसे कहता है कि हम कोयले ले जाने वाले जहाज की मदद से यहाँ से निकलेंगे। तब उसकी ये बात सुनकर सभी मान जाते हैं, इसीलिए यहीं पर कुछ लोग हथियार बनाने लग जाते हैं ताकि अगर उन पर हमला हो तो वो अपना बचाव कर सके आसानी से। इसके बाद सबसे पहले वो आर्मी ऑफिसर कुछ लोगों के साथ कोयले वाले जहाज पर कब्जा कर लेता है और सभी लकड़ी के उस ब्रिज जिससे कोयला जहाज में डाला जाता है वहाँ पहुँचने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें यहाँ पर कुछ सोल्जर दिखाई देते हैं, इसलिए ले यहाँ पर उनका ध्यान भटकाता है जहाँ आर्मी ऑफिसर अपने साथियों के साथ उनको मार गिराता है। जिसके बाद अब ये सभी लोग उस ब्रिज से होकर जहाज में जाने लगते हैं। अब बाकी कोरियंस जापानीज को घरों में बंद करके उनमें आग लगा देती है। तब उन्हें ऐसा करता हुआ वो जूनियर मैनेजर देख लेता है। अब यहीं पर दो और सोल्जर्स कोरियन को भागते हुए देख लेते हैं, इसीलिए आर्मी ऑफिसर उनको भी शूट करके मार देता है। लेकिन गोली की आवाज सुनकर वो सीनियर उनको भी देख लेता है, इसीलिए वो अपने सभी सोल्जर्स को उनके पीछे भेज देता है उनको मारने के लिए। इसीलिए अब चोय उस कोरियन लड़की और अपने साथियों के साथ अपने सोल्जर से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिस रस्सी से सभी कोरियन लोग उतर रहे होते हैं वो रस्सी भी देखते ही देखते टूट जाती है और जापानीज की अटैक से बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। इसी वजह से सभी कोरियंस एक साथ ही उस ब्रिज पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो ब्रिज भी टूट जाता है, जिसकी वजह से आधे लोग तो जहाज में चले जाते हैं लेकिन आधे लोग इसी आइलैंड पर फंस जाते हैं। और अब यहाँ पर देखते ही देखते जापानीज और कोरियंस में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तब यहाँ अली अकेला ही उस ब्रिज को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो ब्रिज नहीं उठ पाता, इसीलिए अब उसकी बेटी उसकी मदद करने के लिए आती है। और अब ये देखकर सभी लोग उनकी मदद करने के लिए उस ब्रिज को उठाने लगती है। तभी यहाँ पर लड़ते हुए उस कोरियन लड़की को गोली लग जाती है, जो गोली असल में सुपरवाइजर ने चलाई होती है। इसी वजह से
जोई को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उस सुपरवाइजर से लड़ने जाता है, जहाँ वो उसकी गर्दन की और उसकी बॉडी की हड्डियां तोड़कर उसी बड़ी बेरहमी से मार देता है। लेकिन जब वो उस कोरियन लड़की के पास वापस आ ही रहा होता है तो वो देखते ही देखते उसे भी गोली लग जाती है, लेकिन किसी भी तरह करके वो उस कोरियन लड़की के पास आ ही जाता है और फिर यहाँ पर देखते ही देखते उन दोनों की मौत हो जाती है। उधर ली अपनी बेटी को एक जगह पर बिठाकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे वो जूनियर मैनेजर शॉट कर देता है, लेकिन बदले में ली भी उसको शॉट कर देता है। लेकिन जब ली की बेटी ये देखकर अपने फादर की तरफ भागने लगती है तो वो जूनियर उसे पकड़ लेता है और उसे प्रिजनर बना लेता है। तो अब ये देखकर आर्मी ऑफिसर उस पर पत्थर मारता है, जिसकी वजह से वो ली की बेटी को छोड़ देता है। लेकिन फिर जैसे वो जूनियर ली को शूट करने वाला होता है कि तभी ली की बेटी बोतल वाले बॉम्ब को उस पर फोड़ देती है, जिसकी वजह से अब वो जूनियर जलने लगता है। तो वो आर्मी ऑफिसर उसका गला काट कर सभी जापानीज से कहता है कि सीनियर जूनियर मैनेजर और वो सुपरवाइजर सभी मारे जा चुके हैं, इसीलिए अब हम यहाँ पर वॉर खत्म करते हैं, क्योंकि अब हम सभी यहाँ से जा रहे हैं। तब उसकी ये बात सुनकर सभी जापानीज यहीं पर ही रुक जाते हैं, जबकि बचे हुए कोरियंस ब्रिज के जरिए जहाज में सवार हो जाते हैं। लेकिन जख्मी होने की वजह से ली की हालत काफी खराब होती है, इसीलिए वो अपने आखिरी टाइम में उस आर्मी ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, और ये कहकर ली भी दम तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी एकदम से काफी दुखी हो जाती है और टूट जाती है। लेकिन तभी उन सभी लोगों को अपने सामने एक काफी बड़ा ब्लास्ट दिखाई देता है, जो नागासाकी पर अमेरिका की बॉम्ब गिराने की वजह से हुआ था, जिसे देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। जहाँ बाद में ली की बेटी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।